हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री एंड क्लास 6। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। सबसे पहले हम जाएंगे एक लाइब्रेरी में, और वो लाइब्रेरी है मैरी के स्कूल की, और ये है मैरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। वो टीचर उनको लाइब्रेरी में लेके जा रहे थे। मैरी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उसने कहा कि मैंने देखा कि पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी उसकी क्लास से बहुत बड़ी है। वहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, और एक अलमारी जो कोने में रखी हुई थी, मैरी का इंटरेस्ट उसकी तरफ हुआ और मैरी वहाँ जाकर के वो बुक्स देखने लगी। जब मैरी वहाँ जाकर वो बुक्स देखने लगी तो उसकी टीचर ने आकर के पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? जब टीचर ने उसे वेदों का जिक्र किया, वेदों की बात की, तब मैरी ने सोचा, आखिर वेद क्या है? What are the Vedas? Let us find out। तो आइए हम जानते हैं कि वेद क्या होते हैं। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक है वेद। वेद दुनिया के सबसे पुरानी बुक्स में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। और वेद चार हैं, दे आर द वेदास आर 4। ऋग्वेद, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद की जो रचना है वो 3500 साल पहले ऋषियों द्वारा की गई। कुछ रचनाएं इसमें महिलाओं ने भी की, जिससे हमको ये समझ में आता है, हम इसका अनुमान लगाते हैं हमारे इतिहासकार कि उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी उस समाज में वो बहुत अच्छी थी। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि वेल सेड। ऋग्वेदों की जो भाषा है, यानी कि जिस भाषा में ऋग्वेद की रचना हुई है वो है प्राक संस्कृत, यानी कि बहुत पुराने समय में बोली जाने वाली संस्कृत भाषा या फिर वैदिक संस्कृत। इसका उच्चारण होता था तथा श्रवण किया जाता था, मतलब कि बोला जाता था और जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो इसको सुनते थे। ऋग्वेद उस समय हमारे समय की बुक्स की तरह प्रिंटेड बुक्स नहीं हुआ करती थी। The books we are used today, that they are written and printed, but the Rigveda was recited and heard rather than read। उनका उच्चारण होता था, उन्हें सुना नहीं जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता, इसे सुना जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था। बहुत समय बाद ऋग्वेद की जो सूक्त हैं उनका प्रिंट किया गया, और लगभग 200 साल पहले इनकी प्रिंटिंग जो है वो हुई। ऋग्वेद में जिन 3 देवताओं का विवरण है वो 3 महत्वपूर्ण देवता हैं, अग्नि यानी आग के देवता, इंद्र यानी युद्ध के देवता, और सोम। सोम ये एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। भाषा परिवार की अगर हम बात करें, भाषा परिवार या फिर हम इसे कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, लैंग्वेज फैमिली। लैंग्वेज फैमिली का मतलब होता है कुछ ऐसी भाषाओं का ग्रुप जिनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, हम उन भाषाओं को एक फैमिली में रखते हैं। तो यानी कि भाषा परिवार का मतलब होता है विभिन्न भाषाओं का वो समूह जिनमें अलग अलग भाषाओं के बहुत से शब्द एक दूसरे से मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि संस्कृत में माँ को मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। तो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। उपमहाद्वीप की भाषा परिवार और उनकी भाषाएं व क्षेत्र। उपमहाद्वीप में जिन भाषा परिवारों की भाषाओं को बोला जाता है वो है भारोपीय। भारोपीय यानी कि भारत, और यूरोपीय यानी कि भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं, जैसे संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सब भारत में बोली जाती हैं। फारसी एशिया की ही एक भाषा है। और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि।
तिब्बत बर्मा परिवार, इस परिवार की जो भाषाएं हैं, भारत में जो हमारे पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, जैसे कि असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर तिब्बत बर्मा परिवार की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक, इस परिवार की भाषाएं भारत में झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती हैं। इतिहासकारों द्वारा ऋग्वेद का अध्ययन। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? Some of the hymns in the ऋग्वेदा are in the form of dialogues, यानी कि वार्तालाप यानी कॉन्वर्सेशन के रूप में है। जैसे यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि ऋषि विश्वामित्र और नदियों के बीच है। मतलब कि प्रकृति का पूरी तरीके से मानवीकरण कर दिया है, ह्यूमनाइजेशन कर दिया है और प्रकृति की हर चीज़ को मानव के रूप में देखा जाता है कि वो भी मानव हैं। जैसे विश्वामित्र नदियों से बात करते हुए कहते हैं, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये ऋषि विश्वामित्र और नदियों के बीच हो रही कॉन्वर्सेशन है। तो नदियों का रिप्लाई है, नदियाँ कहती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र उनको आंसर करते हैं, O sisters, please listen to me, the singer who has come from a distance with his chariots and carts. Let your waters not rise above our axles so that we can cross safely. हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियाँ जवाब देती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो कहने का मतलब है कि उस समय ऋग्वेद को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं था कि किताबें थी, कॉन्वर्सेशन जो वार्तालाप होते थे उसके ज़रिए भी ऋग्वेद को पढ़ा जाता था। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हाइम वाज कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लोज। तो इतिहासकारों का कहना है कि ये कॉन्वर्सेशन वहाँ हुआ होगा जहाँ पर ये नदियाँ बहती होंगी। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पांडुलिपि क्या होती है? एक मैन्युस्क्रिप्ट होती है। इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। क्या कहते हैं इसे? पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? इसको हाथ से लिखा जाता था। और किस पर लिखा जाता था? कि किसी भी क्या कहते हैं पेड़ के छाल पर लिखा जाता था इसको, और एक कोमल सतह पर लिखा जाता था। तो ये एक पेज है, मैन्युस्क्रिप्ट है, ऋग्वेद से लिया गया एक पन्ना है। अगर आप इसकी स्क्रिप्ट को देखेंगे तो अभी आप इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो स्क्रिप्ट हम आजकल यूज़ कर रहे हैं लिखने पढ़ने के लिए, ये उससे बहुत अलग है। एंड दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर। ये कश्मीर में मिली है अबाउट 150 ईयर्स अगो। इट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन पुणे, महाराष्ट्र। कभी आपको जाने का मौका मिले वहाँ तो ज़रूर इस ऋग्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट को आप वहाँ पर देखिएगा। मवेशी, घोड़े और रथ। अब हम बात करते हैं उनकी लाइफस्टाइल की। कैटल, हॉर्सेस एंड कैरेट्स। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों विशेषकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों के कई काम थे, उनको युद्ध में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ले।
Some battles were fought for water and to capture people. युद्ध में बहादुर और कुशल पुरुष ही भाग लिया करते थे। युद्ध में जीते गए धन का प्रयोग वो किस काम में करते थे? ज़्यादातर अक्सर मेनली क्या होता था, जो लीडर्स होते थे, जो सरदार होते थे युद्ध में, वो जो धन था वो अपने पास रख लिया करते थे। सबसे पहली चीज़ ये थी कि सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज कैप्ड बाय द लीडर्स एंड सम वाज गिवन टू द प्राइस्ट। कुछ पुरोहितों को दान दे दिया जाता था और कुछ धन यज्ञ अनुष्ठान करने के काम में लाया जाता था। मोस्ट मैन टेक पार्ट इन दीज वार, देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी वहाँ नहीं हुआ करती थी, इसीलिए युद्ध में बहादुर और कुशल पुरुष ही भाग लिया करते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कि जो लोग जो कार्य करते थे, जिस कार्य में वो कुशल होते थे, धीरे धीरे करके उनको उन्हीं नामों से बुलाया जाता था। जैसे पुरोहित, इन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था और इनका काम था यज्ञ और अनुष्ठान कराना। दे परफॉर्म यज्ञास। राजा, ये राजा आज के राजाओं जैसे नहीं थे कि बड़े बड़े महलों में रहते हों। ये महलों में नहीं रहते थे, इनके पास ना कोई बहुत बड़ी सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। हाँ, इनका काम था रक्षा करना। जिस जगह ये रह रहे हैं वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों की, ये लोग दूसरे लोगों से रक्षा करते थे और एक राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बनता था। वैश्य, इनको जन या विष भी कहा जाता था। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है और द वर्ड वैश्य कम फ्रॉम विष। Several Vish or Jana are mentioned by name, so we find reference to the Puru Jana or Vish, the Bharat Jana or Vish, and the Yadu Jana or Vish. तो ऋग्वेद में इनका कई जगह पर उल्लेख मिलता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दस्यु या दास कहा जाता था। ये वो लोग होते थे जिनको युद्ध में अगर किसी ने अटैक किया है और उनको बंदी बना करके ले आते थे और फिर उनसे वो अपने मनमर्जी का काम कराया करते थे। उन पर उनको कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे, उनसे जो कहा जाता था वो उन्हें करना पड़ता था। इन्हें कई बार गुलाम भी कहा जाता था। खामोश प्रहरी महापाषाण, it is a very important topic of this chapter. Silent sentinels, the story of the megaliths. महापाषाण, मेगालिथ, जैसा कि ये शब्द है, महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, मेगा मीन्स बिग एंड लिथ मीन्स स्टोन्स, यानी कि बिग स्टोन्स। महापाषाण कब्र के बारे में कहा जाता है कि 3000 साल पहले इनका निर्माण होना शुरू हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, और ये ज़्यादातर भारत के दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। कुछ हमारी वो पैलियोलिथिक साइट्स दिखाई गई हैं जहाँ पर ये महापाषाण यानी कि मेगालिथ्स पाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ, आप देख सकते हैं एकदम साउथ में जहाँ पर हुंसगी लिखा हुआ है, नीचे की तरफ देखेंगे हुंसगी के ऊपर एक जगह है इनाम गाँव। इसकी चर्चा अभी हम आगे चैप्टर में भी करेंगे। इनाम गाँव आप देख रहे हैं। हुंसगी के नीचे थोड़ा सा करनूल केव्स हैं। करनूल केव्स के नीचे ब्रह्मगिरी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मेगालिथ्स पाए गए। ये मेगालिथ साइट्स हैं जो आपको ग्रीन डॉट्स भी दिख रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर नीचे की तरफ है। ये सारी की सारी वो जगह हैं जहाँ पर ये मेगालिथ्स पाए गए हैं, यानी कि महापाषाण मिले हैं। महापाषाण मेगालिथ्स, आप यहाँ देखिए मेगालिथ का एक पिक्चर आपको दिखाया गया है। यहाँ पे इसको देखिए ज़रा सा। ये जो पिक्चर है, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट, इसे गर्त भी कहा जाता है। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हेयर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एंट्रेंस। इनमें गर्तवास होते थे, पोर्ट होल्स होते थे। आप देख सकते हैं नीचे क्या कहते हैं, जहाँ पर ये गड्ढा बना हुआ है एक होल आपको दिख रहा है ना, जैसे कि कोई गुफा जैसी हो।
तो इन पोर्ट होल्स के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। बता देते हैं अभी आपको, महापाषाण किस लिए भी यूज़ किए जाते थे। इनमें किसी ये व्यक्ति के मर जाने के बाद जब उसे दफनाया जाता था तो उसकी कब्र के ऊपर इस तरीके के पत्थर, ये शिला, ये स्टोन्स रख दिए जाते थे निशान के लिए, और फिर दूसरी कब्रें भी उसके आसपास ही दफनाई जाती थी। और ये जो आप देख रहे हैं छेद, ये इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसी जगह होती थी जहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली के लोगों को दफनाया जाता था और उनको इस पोर्ट होल्स के रास्ते से लाया जाता था। बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जिनमें हमको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली है, बहुत सी समानताएं देखने को मिली हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्ट पॉट्स, खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ उनको दफनाया जाता था, और इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन कहा जाता था। दे आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। लोहे के औजार और हथियार भी इन कब्रों में मिले हैं, और बहुत सी कब्रों में जो है स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, घोड़े के कंकाल और उनके हॉर्स इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, और पत्थर और सोने के गहने बहुत सी कब्रों में पाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी कब्रों में हमेशा समानताएं होती हैं। कुछ ऐसी कब्रें भी हैं जिनको देख कर के हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इन कब्रों में बहुत सी क्या कहते हैं डिसिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कुछ कब्रें देख कर के समझ में आता है कि किसी अमीर व्यक्ति की हैं और ये गरीब की है। ये कोई लीडर रहा होगा। लीडर इनका मतलब ये नहीं कि आजकल के पॉलिटिशियन जैसे लीडर। लीडर मीन्स कि वहाँ का जो वो नेता है, नेतृत्व कर रहा है, लोगों की रक्षा करता है, और कुछ उसके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं। हम इन बात का पता कैसे लगाते हैं कि ये अमीर की कब्र है या गरीब की कब्र है। कुछ जैसे कि किसी कब्र में बहुत से सोने के मनके हैं, शंख मिले हैं, तो सीधी सी बात है गरीब आदमी के पास तो इतना नहीं होगा। गरीब आदमी के पास क्या होगा, मिट्टी के बर्तन होंगे। तो जिन कब्रों में से मिट्टी के बर्तन ही सिर्फ पाए गए हैं, तो अंदाज़ा लगाया है हमारे इतिहासकारों ने कि वो कब्रें जो हैं गरीब व्यक्तियों की होगी। कब्रों से किस किस तरीके का सामान मिला है, देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक हॉर्स इक्विपमेंट है। ये घोड़े का सामान है। घोड़े को बांधने, उसको करने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा आप देख सकते हैं, ये है एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी, और ये है डैगर यानी कि चाकू, एक प्रकार का चाकू। तो इस तरीके का सामान भी कब्रों से मिला है। खास कब्रगाहें, कुछ खास कब्रगाहें भी हैं जिनकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों से की थी। तब बताया था आपको कुछ ऐसी कब्रगाहें होती थी जिनमें सिर्फ एक ही परिवार के लोगों को जो है वो दफनाया करते थे। यानी इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड, अ ट्राइब्यूटरी टू भीमा। इट वॉज ऑक्युपाइड एक महापाषाण में एक से अधिक कब्रों का मिलना, तो इससे मालूम चलता है कि वो एक ही फैमिली की हैं। और मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ला करके दफनाना। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार आकर के शवों को दफनाने दोबारा भी आ सकते थे। इनाम गांव, इसको अभी अभी हमने मानचित्र में देखा था। ये हुंसगी के ऊपर एक छोटी सी जगह आपको दिखाई दे रही थी, इनाम गांव। यहाँ पर भी मेगालिथ्स, महापाषाण यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर कब्रों के ऊपर लगाए जाते थे, यहाँ पर भी पाए गए हैं। इनाम गांव कहाँ पर लोकेटेड है? ये भीमा नदी की सहायक नदी है, घोड़ नदी उसके किनारे है। यहाँ पर जो दफनाने का तरीका था वो तरीका थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर क्या किया जाता था कि गड्ढे में सीधा लिटाया जाता था। अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट। सर उनका उत्तर की तरफ होता था, विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। कई बार घर के अंदर ही दफन किया जाता था, और वो लोग जो मर गए, जो बर्तन वो इस्तेमाल करते थे, उन बर्तनों को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। और यहाँ पर इनाम गांव में बहुत से इस तरीके की हमें कब्रें देखने को मिली हैं। उसमें से एक का उदाहरण है, वन मैन वाज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house। 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में उसको दफनाया गया। जहाँ से ये कब्र मिली है वो गांव का सबसे बड़ा घर है। उसमें अनाज का एक गोदाम भी था, और शव के पैर जो हैं वो मुड़े हुए थे। कंकालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द स्केलेटन्स।
छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल को, मतलब कि हम जेंडर किस तरीके से फाइंड आउट करें कि ये मेल का कंकाल है या फीमेल का कंकाल है, तो इसके लिए क्या किया, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे कि अगर लेडी से जुड़ी हुई, फीमेल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो ये फीमेल का स्केलेटन है, और अगर मेल से जुड़ी हुई चीज़ें इसकी कब्र के साथ दफनाई गई हैं तो वो किसी मेल का स्केलेटन है। लेकिन कई बार इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि ज्वेलरी अगर किसी कब्र में मिलती है तो ज्वेलरी तो उस समय मेल भी पहनते थे और फीमेल भी पहनते थे। तो कंकाल का जेंडर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी हड्डियों की जांच। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका जो पैल्विक एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इस स्टडी के आधार पर ये फाइंड आउट किया जाता था कि ये मेल का स्केलेटन है और ये फीमेल का स्केलेटन है। इनाम गांव के लोग क्या क्या काम करते थे, इनाम गांव के लोग क्या क्या काम करते थे, तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो वहाँ पे फसलों के या बीज जो मिले हैं या फिर क्या कहते हैं जानवरों की जो हड्डियाँ मिली हैं, उन सबसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। खेती तो करते ही थे, वो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल इन सबको उगाते थे। फलों का भी वो सेवन करते थे, बेर, आंवला, जामुन, खजूर, रसभरी, इन सब के निशान वहाँ पर मिले हैं। गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग यानी कि ब्लैक बक, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, इन सब की जो हड्डियाँ वहाँ पर मिली हैं। और इनाम गांव की एक जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि वहाँ पर हड्डियों पर काटने के निशान हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग हड्डियाँ खाते होंगे। चीन की लेखन कला, चीन की लेखन कला की बात करें तो यहाँ पर हम आपको एक चित्र भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उस चित्र को। यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, ये जो राइटिंग की गई है ये बोन्स पर की गई है, हड्डियों पर की गई है। एंड दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स। और राइटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले राइटिंग के जो एविडेंसेस हैं वो चाइना से ही मिले हैं। सो दीज बोन्स जहाँ पर जिस पर ये राइटिंग की जाती है उन्हें ओरिकल बोन्स भी कहा जाता था, बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ये भविष्य बताने के काम में इस्तेमाल की जाती थी चाइना में। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। वो लेखकों से कहते थे कि बोन्स पर कोई प्रश्न लिखिए। वुड दे विन बैटल्स, जैसे कि क्या वो लड़ाई जीतेंगे, क्या इस बार फसल अच्छी होगी, क्या उनको बेटे होंगे, इस तरीके के प्रश्न वो पूछते थे। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर। उसके बाद हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। एंड दे क्रैक बिकॉज ऑफ द हीट। और हड्डी क्या होती थी, गर्मी की वजह से टूट जाती थी जब वो आग में जाती थी। तो देन फॉर्चून टेलर स्टडीड दीज क्रैक्स। फिर उन क्रैक्स को वो पढ़ते थे एंड ट्राइड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और भविष्य बताने की वो कोशिश करते थे। सो एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक। सीधी सी बात है, हर कोई इन सब चीज़ों में एकदम से परफेक्ट नहीं हो सकता, उनसे गलतियां भी हो सकती होंगी। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी कि राइटिंग्स और हमारी ये जो भी बरियल्स हैं। तो बुक्स एंड बरियल्स हमें क्या बताती हैं। होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।